एक डसे तो नाल ये भी पता लगे मेरी माँ आई राखा दी हाँ ਇਹ ਵੀ वधावा पता लग राम जी कालरा मेरे नाने दा ना आई फिर से बोलिए नाम क्या है? वधावा राम कालरा कालरा। ओके। कालरा परिवार की थी वो। तो कोई और अपने जो आपके दादके और मेरे नान के, ये लोग दिवाली करके आए थे वहां से। अगस्त में अच्छा। हुआ है पार्टीशन, हाँ जी। हाँ। और ये लोग दिवाली वहां मना के, इनका मन नहीं मानता था कि ऐसा होगा। मलिका ऐसा था कि तुम्हारे नाना जी यानी मेरे दादाजी ने तो बिल्कुल नया मकान बनवाया था वहाँ पे। हाँ, 2 मंजिल का मैंने बताया था, उसमें लाइट थी, पंखा था, हाँ, घंटी थी। तो बंटी एक हमारे रिश्तेदार थे, देहरादून में रहते थे वो। मेरी मदर के तरफ के रिश्तेदार थे, उनकी साइकिल की दुकान थी देहरादून में। जी उनकी साइकिल की दुकान का नाम था पुरुषार्थी। जी, क्या बात है। बिल्कुल सही बात है। इसी बात पे मैं बोलूँ आपको, कितने सारे लोग थे, जबकि राशन सरकार ने कहा था कई जगहों पे फ्री मिलेगा, और लेकिन जो ये लोग थे, हमारे बड़े लोग थे, ये लोग कोशिश यही करते थे कि अपने दम पे चाहे मेहनत करें, मजदूरी करें, बोरी उठाएं, टाट के कपड़े बना बना के भी सिल के पहने हैं इन लोगों ने। हम अपने दम पे जो खरीदेंगे हाँ। अनाज वो ही खाएंगे। तो वो हम पुरुषार्थ थे सरकार ना। का दिया, इसीलिए ही पुरुषार्थ। मेरे पिता यानी कि ददिहाल, ये लोग कोटदू के थे। कोटदू एक कस्बा था। और मेरी माँ वो ज़िला मुजफ्फरगढ़ के राखा गांव की रहने वाली थी। अब हम लोग ग्वालियर में रह रहे हैं, हमारे समाज के, हमारे परिवार के बाकी अड़ोसी पड़ोसी कहाँ पे हैं, क्या हैं, उनको जानने वाले, या राखा गांव के बारे में आजकल क्या स्थिति है, कोटदू की क्या स्थिति है, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ जानकारी मिले तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। ये बात बिल्कुल मैं भी जानना चाहूँगा, इनके साथ साथ इनकी बात को काटता हुआ कि कोटद्दू के लोग मैं भी बड़े दिनों से ढूंढ रहा हूँ। हमने एक वीडियो किया था राजू का, जो राजू मुसलमान हो गया था। वो कोटद्दू का 10-12 साल का चावला परिवार का बच्चा था, और वो एक ऐसे परिवार में पला बढ़ा जो मुस्लिम था, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ नहीं जा पाया और कोटद्दू में ही रह गया। वहाँ उसे पढ़ाया लिखाया गया, एक अच्छे खासे आदमी ने उसे अच्छी एजुकेशन दिलवाई। उसके बाद उसके आगे 4 बेटे हुए। उन 4 बेटों ने सब ने अपनी अपनी समाज में जगह बनाई, मुस्लिम समाज में, और वो सब भी कोटद्दू में रहे। और फिर उनका राजू का एक वक्त आया जब राजू ने सारी ज़िंदगी सब कुछ हासिल कर लिया, और जब उसका वक्त आया जाने का, तो उसने अपने बेटे को, जिस बेटे ने मुझसे बात की, उसको बुला करके बताया कि मैं हिंदू हूँ, जन्म से हिंदू हूँ, और मुझे इस तरह से पार्टीशन के बाद इस परिवार ने पाला था, तो इस लिहाज से तुम भी हिंदू हो। अब ये बात कह के वो शख्स राजू, यानी कि जो उस दौर का मुसलमान रहा होगा, वो चला गया इस दुनिया से। अब राजू को छटपटाहट सी हुई कि मैं अपनी जड़ों को ढूंढूं, मैं अपने बच्चों को बताऊं या ना बताऊं, लेकिन मैं खुद अपने बाप के कहे हुए उस परिवार को ढूंढूं कि हम चावला परिवार से हैं और हिंदू हैं और कोटद्दू से हैं। तो उसने मेरे से संपर्क किया था। तो उस लिहाज से मैं तब से कोटद्दू के लोगों को ढूंढ रहा हूँ कि कोटद्दू का वो परिवार जो अपने 8-10 साल के राजू को छोड़ आया था, वो किसका था वो राजू। मैं इस लिहाज से उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ। इसी बहाने अगर आपके कुछ उससे पता चलता है संपर्क कि बनते कोटद्दू हैं। के लोग कहाँ बैठे हैं, तो प्लीज़ कोटद्दू के लोग ज़रूर बताएं। जो मेरे दादा वगैरह जब परिवार आया तो वो बेसिकली सोनीपत आके उतरे थे, इतना मुझे पता है जी। सोनीपत से हमारा परिवार ग्वालियर तरफ आ गया, और बाकी काफ़ी लोग मेरे को लगता है कि आज भी सोनीपत में या उसके आसपास के इलाके में सेटल्ड होंगे। मेरे को आज तक कोटद्दू का केवल एक शख्स मिला, वो मेरे हम उम्र होगा या मुझसे छोटे ही होगा, वो आगरा रहते थे जी। एक ही बार मिला। मैं एक दिन उसका फ़ोन नंबर, या उस टाइम मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे
वो मेरे पास कलेक्ट था, पर वो फिर धीरे से उससे जहाँ जॉब करते थे वो आगरा में, वो जॉब छोड़ दी तो कनेक्शन ख़त्म हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली के अंदर बड़े सारे लोग बैठे हैं कोटद्दू के, और आपने सोनीपत का जिक्र किया है, गुड़गांव में बैठे हैं, फरीदाबाद में बैठे हैं, रुड़की में बैठे हैं, और हरियाणा के पहले राज कवि जो अब इस दुनिया फ़ानी में नहीं है, लेकिन उनके बेटे शशि हंस वो भी आजकल गुड़गांव में हैं, इस से शिफ्ट हो गए हैं, आप ही की हम उम्र है। ये सारे लोग कोटद्दू से हैं। कोटद्दू से हमारे बड़े चहेते, सबके प्यारे मिल्खा सिंह जी हैं। हाँ, तो कोटद्दू एक छोटा सा गांव था, लेकिन फिर भी नहीं, छोटा गाँव इतने नहीं सारे, था, वो कस्बा था एक अच्छा जी, जी, खासा। जी। आज कस्बा बड़ा था, शहर है, आज बड़ा शहर है, तब तहसील थी वो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोटद्दू का उतना नाम उस दौर में नहीं था। जितने भी परिवार आए वो सारे के सारे इधर उधर बिखर बिखर गए गए हैं। और इसीलिए वो सारे अब तक एक दूसरे के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाए हैं। लेकिन अब क्योंकि कोटद्दू वाले लोग अपने आप को शायद ये कहलवाने में या बताने में ही एक झिझक सी महसूस करते हैं, लेकिन अब हमारे और आपके इस फोर्सफुली वीडियो पे वो ज़रूर अपने आप को कमेंट में तो लिख कर बता ही देंगे, क्योंकि उसमें उनकी आवाज़ और तस्वीर नहीं आएगी तो शर्माएंगे नहीं, जैसे कि अक्सर वो शर्माते हैं। तो वो बता देंगे कि हाँ जी असा भी कोटद्दू दे हैं। एक डसे तो नाल ये भी पता लगे मेरी माँ आई राखा दी, हाँ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ वधावा लग राम जी कालरा मेरे नाने का ना आई, फिर से बोलिए नाम क्या है? वधावा राम कालरा, कालरा। ओके। कालरा परिवार की थी वो। तो कोई और अपने जो आपके दादके और मेरे नान के, ये लोग दिवाली करके आए थे वहां से। अगस्त में अच्छा। हुआ है पार्टीशन, हाँ जी। हाँ। और ये लोग दिवाली वहां मना के, इनका मन नहीं मानता था कि ऐसा होगा। मलिका ऐसा था कि तुम्हारे नाना जी यानी मेरे दादाजी ने तो बिल्कुल नया मकान बनवाया था वहाँ पे। हाँ, 2 मंजिल का मैंने बताया था, उसमें लाइट थी, पंखा था, हाँ, घंटी थी, कॉल वो बेल। खुद डॉक्टर थे और कोटद्दू के अच्छे मानी फैमिली थी। अच्छे परिवारों में शरीक थे। तो आप चाहते हैं कि एक बार उस मकान की घंटी आप बजाएं? जी, मैं बहुत इच्छा है मेरी। मेन मार्केट के अंदर वो घर था और उसमें नीचे की मंजिल पे उनकी दुकान थी, डॉक्टर दवाइयों बलदेव की। कुमार। डॉक्टर बलदेव कुमार अरोरा और पंडित लेखराम जी। पंडित लेखराम तो बहुत फेमस थे वहाँ, जैसे विमला मासी जी ने बताया, मतलब मम्मी के मामा जी की लड़की ने। वो कहती हैं मेरी पंडित तो उनका पदवी दी गई थी। पदवी की, लेकिन मतलब उनको पंडित जो से बोले तो वो ब्राह्मण नहीं थे, ब्राह्मण नहीं, अरोरा। पर अरोरा उनको थे। पंडित जैसे एक मेहता की पदवी होती है हाँ, कि मेहता है तो वो, या राय साहब जैसे हो गए। हाँ, वडेरे की पदवी होती है, वडेरा भी होते हैं पंजाबी में। तो वडेरे मतलब बड़े लोग, उस गांव के बड़े, बड़े ऐसी- वडेरे, हाँ, ऐसे। ऐसी मेहता जो महत्वपूर्ण लोग हैं गांव के, वो मेहता। तो वो बहरहाल वहाँ पर नीचे की मंजिल में उनकी क्लिनिक थी और उनका वो था, दुकान थी दवाइयों की, और ऊपर की मंजिल में वो रहा करते थे। नया घर बना था, मन उनका मानता नहीं था, पर जो कत्लेआम शुरू हुआ था और जिस तरह से, बिकॉज मेरी माँ उस वक़्त मात्र 12 साल, 36 का उनका जन्म था, तो 11 साल की रही होंगी, 11.5 साल की। तो उनको लड़कियों के लिए खतरा, क्योंकि उनके परिवार से एक बच्ची, उनके एक पितरेर भाई की बेटी, बच्ची अगवा कर ली गई थी, 14 साल की जवान बच्ची, जिसका आज तक पता नहीं चला। दारिया गांव से, मतलब मेरे, हाँ, उसी परिवार से, मैंने उनकी कज़िन हो गई, उसको उठा लिया गया था, जिसका कभी पता नहीं चला था। जाहिर सी बात है वो जिंदा होंगी और किसी ना किसी ऐसे परिवार में सुरक्षित रही होंगी जहाँ उनके साथ किसी मुसलमान आदमी ने शादी कर ली होगी, जैसा कि हमारे साथ अक्सर कहानियों में होता आया है। बड़े सारे लोग कन्वर्ट हुए हैं और जिन लोगों ने मौजूदा वक्त के अंदर कुएं में छलांगे लगा दी या खुद को मार लिया, लेकिन जिन्होंने नहीं मारा वो ज़रूर कहीं ना कहीं मुझे अंग सेट हो इसमें गई। एक चीज़ याद अंग आती भंग है। हुए लोग तो हमने अपने आंखों से बचपन में देखे हैं। किसी का हाथ नहीं, किसी का पाँव नहीं है, कहाँ गए, कुछ नहीं बेटा मत पूछो, बिल्कुल, ये जवाब मिलता था। हाँ, क्योंकि ये लोग वही, मतलब अब सुनने वालों जो आज की जनरेशन है उन्हें बता दिया जाए कि ये वो जो अंग भंग लोगों की बात कर रहे हैं, ये फिजिकली कहीं ना कहीं से डैमेज थे, कहीं ना कहीं से चोट लगी हुई थी, और इन्हें चोट नहीं, ऐसे नहीं लगी हुई काटा थी, हुआ था, कटे हुए ये चोटें और ये शरीर के वो अंग हटे हुए। काटे गए थे उस दौर में, उस वक्त में, जिसे 47 कहते हैं।
भाग दौड़ के अंदर किसी की आंख गई। मैंने एक वीडियो किया था 110 साल की बुजुर्ग जो कहती हैं, हालांकि वो 110 की नहीं थी, उन्होंने बताया था कि उनके 5 बच्चे थे, 3 वहीं रास्ते में मार दिए गए थे, 2 को वो साथ लेके आई थी और इस आंख को उन्होंने उसी 47 में गंवाया था। तो इस तरह की जो ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात, वीडियो इनका है लेकिन मैं बता रहा हूँ, इन्होंने सर झुका के वो सारा किस्सा बता दिया कि हाँ दूसरी मंजिल थी, नया नया बना था। तो ये जो चीज़ें हैं ना हमारे अंदर ना, हमें घोल के पिला दी गई थी। भी 2 क्योंकि देश मेरी बना माँ दिए, तभी एक मैंने- देश के 2 देश बना दिए। तभी मेरी माँ अब जो 3 हो हमेशा गए। जिक्र करती थी, जो बेचारी मैंने पहले भी जिक्र किया था, हर वक्त उनके दिल में यही तमन्ना रहती थी, एक बार जाके मुझे अपना घर देखना है। तो एक्चुअली मैंने हकीकत बताऊं, उनका नया घर, पंखा और ये सारी चीज़ें, ये इस वीडियो को आपके साथ बनाने के बाद जब मैंने अपने रिश्तेदारों से शेयर किया, तो उनमें से मम्मी की वही कज़न बहन जिनके साथ वो तैरती थी, वो विमला बुआ उनसे, जी। विमला आपकी बुआ, मेरी मासी विमला मासी, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बुआ का इतना आलीशान घर था और ऐसी शान थी। तभी मुझे अब महसूस हुआ कि हाँ, मेरी माँ के दिल में वो कसक क्यों थी कि उन्हें अपना घर देखना था, अपना मुल्तान देखना था मरते दम तक, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको जिक्र किया था। तो वो इसी क्या कारण है कि राजनीति हुई या इसे आप एक कॉन्स्पिरेसी मानो देश के टुकड़े करने को, जी, पर नुकसान किसका हुआ? आम नुकसान जनता तो उन लोगों का हुआ जो अपने जड़ों से काटे गए, अपने जड़ों से हटाए गए और जबरन हटाए गए, ना चाहे चाहते वहाँ हुए चाहे भी। यहाँ, बिल्कुल। और फिर यहाँ आने के बाद ये कहा गया कि ये पाकिस्तान से आए शरणार्थी हैं। हम पाकिस्तान से, हमारे पुरखे पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी नहीं थे, वो देश के उस कोने से इस तरफ आए और एक हुए चीज़ आपको बताऊँ, इस चीज़ पे लोग थे जो कि विस्थापित हुए थे। राजनीति की वजह से, उस कॉन्स्पिरेसी की वजह से। जो ये शरणार्थी शब्द का ये जो बात बताई ना, ये पापा का वो जो कार्ड डॉक्यूमेंट्स में देख रही थी, तो उसमें शरणार्थी कार्ड एक भरवाया जाता सर्टिफिकेट था। जी हाँ। Yes. उसके पीछे के साइड पर जो रूल्स लिखे हुए थे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इनको ऐसे ट्रीट किया जाता था और ऐसे डूज एंड डोंट्स थे जैसे कि मानो ये कोई अपराधी गुनाह करके आए हो, अपराधी, की आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो तो बता आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने उस स्थान के पुलिस थाने में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। क्यों भाई, क्यों? मैं यहाँ रिपीट करना चाहूँगा इनकी क्यों बात को। पूछें, क्यों उनको बताएं, ये बोलने को आप मजबूर ये किया? कह रही हैं ना कि जो हम लोगों को उस दौर में रिफ्यूजी Humiliation. सर्टिफिकेट, शरणार्थी सर्टिफिकेट वो गलत दिया था, गया था, बुरी बात उस थी। सर्टिफिकेट के पीछे कुछ रूल रेगुलेशन बना दिए गए थे, ये उसका जिक्र कर रही हैं। और वो रूल्स में ऐसा था जैसे कि आप कोई किसी एक अपराधी या किसी एक तड़ीपार को आप ट्रीट करते हैं, उस तरीके के हमारे साथ में हमें ट्रीटमेंट मिला था। माने तो बंटी एक हमारे रिश्तेदार थे, देहरादून में रहते थे वो। मेरी मदर के तरफ के रिश्तेदार थे, उनकी साइकिल की दुकान थी देहरादून में। जी उनकी साइकिल की दुकान का नाम था पुरुषार्थी। जी, क्या बात है। बिल्कुल सही बात है। इसी बात पे मैं बोलूँ आपको, कितने सारे लोग थे, जबकि राशन सरकार ने कहा था कई जगहों पे फ्री मिलेगा, और लेकिन जो ये लोग थे, हमारे बड़े लोग थे, ये लोग कोशिश यही करते थे कि अपने दम पे चाहे मेहनत करें, मजदूरी करें, बोरी उठाएं, टाट के कपड़े बना बना के भी सिल के पहने हैं इन लोगों ने। हम अपने दम पे जो खरीदेंगे हाँ। अनाज वो ही खाएंगे। तो वो पुरुषार्थ हम थे सरकार ना। का दिया, इसीलिए ही पुरुषार्थी थे। हम वो अनाज नहीं लेंगे, हम भीख नहीं लेंगे, हम भिखारी नहीं हैं। क्योंकि मैंने 650 के ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं, लेकिन मैंने कभी किसी वीडियो में ये नहीं बताया जो आज बताने जा रहा हूँ। मेरे नाना जो चौधरी थे, उन लोगों ने यहाँ के क्लेम ही नहीं किया। हमें कुछ नहीं मिला, एक रत्ती भर जगह नहीं मिली। और वहाँ पे जब मेरी नानी हमें कहानियाँ सुनाया करती थी ना, कहती थी कि जब तेरे नाना या तेरे नाना के फादर या उनके भाई जब घोड़े पे बैठ के आते थे ना अपना ज़मींदारी करके, तो इतनी बड़ी बड़ी थैलियाँ चांदी के सिक्के वाले देते थे और हम लोग वो बगैर गिने कोठड़ी में रख देते थे। तो उस दौर के लोग, हमारे मुंजाल परिवार वाले, जो कि दीनपुर, जो पहले रामपुर था, तो जहानिया मंडी के अंदर रहने वाले हमारा चौधरी परिवार, मुंजाल परिवार, यहाँ जब हांसी में आके बसता है तो वो अपने 30 चांदी के सिक्कों से एक मकान खरीदता है, ना कि कहीं क्लेम करता है। मैं अभी भी
2021 जून के महीने में जब माँ के साथ बैठता हूँ और ये बातें करता हूँ तो मैं कहती है कि नहीं ऐसा क्लेम ही क्या नहीं किया। मतलब मेरे बुजुर्गवार इतने शरीफ और इतने पुरुषार्थी नहीं, ऐसा कमा के अपना कि नहीं जी हम तो अपना बना लेंगे, और उन्होंने बनाया। तो यहाँ मेरा बोलना लाजमी सा हो गया था। मुझे अंदर से लग रहा था कि मैं भी तो अपनी भड़ास निकालूं ये जो बता रहे हैं। और ऐसी ही बातें आपके घरों के अंदर अक्सर होती होंगी। ये एक फैमिली वीडियो है, मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं इन दोनों के बीच में बैठा हूँ, तीसरा बन के अपना नहीं, अब तो अपना हाँ, बन के तीसरा उस तरह से बन के जो एक तरह से दोनों की कड़ियों को जोड़ रहा है। तो मुझे लग रहा था कि ये वाली बात मैं बता दूं। और ये शरणार्थी वाला भी जो कार्ड था हमें आज तक नहीं पिताजी ने दिखाया था, अब देखा सिर्फ हमने। आपके वीडियो के लिए उन्होंने निकाला। हाँ। और तब मैंने वो पढ़ा और उसके पीछे के जब मैंने रूल्स देखे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि बाप रे, इनको कैसे ट्रीट किया जाता था कि जैसे कि गुनाह इन्होंने किया हो, ये कोई गुनाहगार हो, जो कि खुद विक्टिम्स थे, जो कि खुद भुगत भोगी थे, जिनके साथ अन्याय हुआ था, उनको गुनाहगार बना के पेश किया जा रहा था। माने इन लोगों के ऊपर क्या बीतती होगी वो रूल्स पढ़ के या वो चीज़ों को अपना सब कुछ लुटाने के बाद फिर आपको रिफ्यूजी कह दिया जाए, शरणार्थी जी, कह दिया रिफ्यूजी जाए, कह दिया जाए, वहाँ तक तो ठीक है, मगर इस तरीके के आपके साथ में एक लेबल आपके ऊपर लगा दिया जाए, नहीं फिर ये भी कहा गया ना आपको मतलब पाकिस्तान महसूस से कराया जाए। हमारे पुरखे पाकिस्तान से नहीं आए थे। हमको हाँ, हमेशा बार-बार बोला हमें ये जाता बात कही जाती है कि हम पाकिस्तानी पाकिस्तान से आए हम थे। कहाँ से पाकिस्तानी हैं Undivided भाई? बिल्कुल। हिंदुस्तान के हम कैसे बाशिंदे। पाकिस्तानी हैं? हम मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के ट्रू फ्रीडम फाइटर्स हैं तो वो हमारे पूर्वज लोग हैं, हाँ, हमारे बड़े उन्होंने बड़े पश्चिमी और जिन्होंने कभी क्लेम भी नहीं किया। और मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहूंगी, मेरे लिए 15 अगस्त ब्लैक डे है क्योंकि मेरा परिवार विस्थापित हुआ। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी माने खुशी की तरह नहीं बनाना चाहती हूँ। इतना आश्चर्य होता है कि जो लोग इतना भोग के आए उनको आपने कभी नहीं पूछा, कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी, मगर 15 अगस्त को आप लोग इतनी धूमधाम से मनाते हैं। किस चीज़ की आज़ादी मिली हमको? हमारे परिवारों के टूटने की, हमारी जड़ें कटने की आज़ादी, हमें अपने लोगों को खोने की आज़ादी, इसको आज़ादी कहते हैं हम। और आज भी आप कह रहे हैं कि वो 14 साल की थी और उसे अगवा कर लिया गया था जिसका कभी नहीं पता चला। तो कितने ऐसे परिवार थे? और ऐसे यहाँ ही नहीं, वहाँ भी हुए हैं ऐसे केसेस। मगर बात कुल मिला के ये है कि हमारे नेताओं को ये समझ में आना चाहिए कि किससे हमें आज़ादी दिलवाई गई थी, अंग्रेज़ों से या हमें हमारे परिवारों से, हमारे घर से, हमारे अपनेपन से, हमारी जड़ों से, हमारी पूरी बिरादरी से हमें आज़ादी दिलाई गई थी। और इस वीडियो का अंत की देंदे गली गली रो रो दुहाइयाँ लगे आंदे दुख वखरे। शुक्रिया।